वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर पे। और जैसा आपको पता है कि हर महीने जो है, हर मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका वीडियो लेके मैं आपके सामने आता हूँ। और उसी सीरीज में जो है, फरवरी महीना ख़त्म हो चुका है, मार्च में हम लोग आ चुके हैं। तो फरवरी मंथ का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज, उसका सारा निचोड़ कह सकते हैं आप, सब कुछ जो है आपके लिए लेके मैं आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, खास करके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट मैनेजर का एग्जाम है, पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी है, सेंट्रल बैंक का, इन सब के क्रेडिट ऑफिसर्स या मैनेजर के एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कोई भी लेटरल एंट्री एग्जाम्स लोग दे रहे हैं या जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रथम बैंकर के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे प्रथम बैंकर, आपको मिल जाएगा। लगभग 1.3 के आसपास सब्सक्राइबर है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7970903637। इस पे आप कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कोई सजेशन हो बेहतर बनाने के लिए, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई बैच चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारा है prathambbanker.com। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है फ्री में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका witnessed the launch of India's RuPay/UPI connectivity with Mauritius and श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारा जो भी पॉइंट्स है ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। आपको इसके अलावा इस पॉइंट पे कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है। सारा जो भी गाइडलाइंस आरबीआई का आता है, प्रेस रिलीज आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ। आपको फिर से जाके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर प्रविंद कुमार जगनॉथ एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका मिस्टर रनिल विक्रमसिंघे टुडे witnessed the virtual launch of RuPay cards and UPI connectivity between India and Mauritius as well as UPI connectivity between India and Sri Lanka। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, with this connectivity and Indian traveler to Mauritius will be able to pay a merchant in Mauritius using UPI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉरिशस जा रहे हैं, आपका यूपीआई यहाँ पे है, तो आप मॉरिशस में किसी भी आउटलेट पे अपने देश की यूपीआई से वहाँ पे पे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और नरेंद्र मोदी जी कई देशों के साथ ये कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हमारा जो यूपीआई है ये हम किसी भी देश में जाए तो हमारे यूपीआई के थ्रू वहाँ पे हम पे कर सकें। सिमिलरली a Mauritian traveler will be able to do the same in India using the instant payment system app of Mauritius। सेम इसका जो वाइस वर्सा है, मतलब अगर कोई मॉरिशस का आदमी है वो इंडिया आता है और उसके यहाँ का जो यूपीआई तो हमारे यहाँ का नाम है, उसके यहाँ जो पेमेंट सिस्टम उसका नाम है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वो भी इंडिया आता है तो हमारे देश का क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू जो है वो पे कर सकता है। फर्दर विद द एडॉप्शन ऑफ रूपे टेक्नोलॉजी, एक तो यूपीआई वाला हो गया मॉरिशस के साथ, दूसरा रूपे टेक्नोलॉजी जो हमारा है, ठीक है, द मॉकस कार्ड स्कीम ऑफ मॉरिशस विल इनेबल बैंक्स इन मॉरिशस टू इशू रूपे कार्ड्स डोमेस्टिकली। मतलब वहाँ का जो कार्ड स्कीम है, मॉकस कार्ड स्कीम, मतलब मॉरिशस का जो है, वहाँ पे अब रूपे कार्ड जो हमारा देश का टेक्नोलॉजी है, ये जो है वहाँ पे डोमेस्टिकली रूपे कार्ड को इशू किया जा सकता है, किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, द डिजिटल पेमेंट्स कनेक्टिविटी विद श्रीलंका विल इनेबल इंडियन ट्रैवलर्स टू मेक क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट एट मर्चेंट लोकेशंस इन श्रीलंका। आप श्रीलंका भी जा रहे हैं तो हमारे देश का जो यूपीआई है वहाँ पे आप सब जगह यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल गया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आपको मिल गया।
एक चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया कि मॉरिशस के का क्या नाम है, उसका जो पेमेंट वाला सिस्टम है, जैसे हमारा यूपीआई है तो उसका है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अब मॉरिशस जाएंगे तो हमारा पे होगा यूपीआई के थ्रू, वो लोग यहाँ आएंगे तो उनका इंस्टेंट आईपीपी इंस्टेंट सॉरी आईपीएस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे होगा। हम श्रीलंका भी जाएंगे तो अपने यूपीआई के थ्रू वहाँ पे मर्चेंट्स को हम पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हर देश के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो यूपीआई है वो हम किसी भी देश में जाएं तो अपने यूपीआई से वहाँ पे कर सकें। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उसी के रेफरेंस में एक दूसरा पॉइंट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइंड बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक ऑन इंटीग्रेशन ऑफ यूपीआई ऑफ इंडिया विथ एनपीआई। पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। 3 पॉइंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेपाल राष्ट्र बैंक साइंड एंड एक्सचेंज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नेपाल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नेपाल, यहाँ आपको रुकना है। फिर यूपीआई ऑफ इंडिया एंड नेशनल पेमेंट इंटरफेस ऑफ नेपाल। द इंटीग्रेशन इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल by enabling users of the two system to make instant low cost fund transfer, ठीक है। तो दोनों के यहाँ का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई और एनपीआई दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया। द कोलेबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन लिंकिंग दियर फास्ट पेमेंट सिस्टम थ्रू द यूपीआई एनपीआई लिंकेज will further deepen financial connectivity, reinforce the enduring historical, cultural and economic ties between the two countries, ठीक है। तो आपको अभी तक दो इम्पॉर्टेंट हमने देखा अभी तक। एक तो हमने देखा कि इंडिया मॉरिशस और श्रीलंका के बीच यूपीआई वाला ये सारा इंडिया मॉरिशस के बीच यूपीआई और वहाँ का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, फिर रुपे कार्ड अब वहाँ पे डोमेस्टिकली इशू होगा। फिर इसमें क्या है कि इंटीग्रेट कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूपीआई को और एनपीआई को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो सब लोग जानते होंगे, जो रेपो रेट होता है, एमएसएफ रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर, सब कुछ जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही डिसाइड होता है। तो 6 to 8 फरवरी 2024 को 47th मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुआ। उस मीटिंग में क्या आउटकम आया ये हम देख लेते हैं। On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee at its meeting today decided to क्या डिसाइड हुआ, कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो रेपो रेट क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। कॉन्सिक्वेंटली जब रेपो रेट चेंज नहीं हुआ, द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.25% and the marginal standing facility rate and bank rate, MSF rate and bank rate both कितना पे है, 6.75% पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कुछ वो किया गया है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट किया है, कितना हमारा जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ होगा जीडीपी में और क्या हमारा इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड होगा 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो 7% रखा गया है। ये 7% आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा 4.5% होगा, ठीक है। तो यहाँ से इससे हमें क्या क्या मिल गया, इस न्यूज़ से हमें मिल गया, एक तो ये कि ये 47th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ। एक कब हुआ, तो 6 to 8 फरवरी 2024 हुआ। नेक्स्ट हमने देखा कि रेपो रेट चेंज नहीं हुआ, एमएसएफ भी चेंज नहीं हुआ और एसडीएफ भी चेंज नहीं हुआ, बैंक रेट भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 2024-25 के लिए 7% है और सीपीआई इन्फ्लेशन रेट का जो प्रोजेक्शन है वो 4.5% है। तो 2024-25 के लिए जो है जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 7% और इन्फ्लेशन का 4.5%। जीडीपी ग्रोथ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 एंड फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथन। ये क्या है देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 फ्रॉम फरवरी 26 टू मार्च 1 2024। देखिए सारा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमेशा प्रोफेशनल बैंकिंग में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले कब फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया, तो डेट क्या है, फरवरी 26 टू मार्च 1 2024। डेट क्लियर हो गया। आगे थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम हमेशा एग्जाम में आता है। तो थीम क्या है, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। इस थीम को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये नए लोगों को सिखाने के लिए, फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हैज बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 2016। देखिए अभी तक तीन इंपॉर्टेंट चीज मिला है इसमें। एक, कब मनाया गया, कब ऑब्जर्व किया गया, 26 फरवरी से मार्च 1। ठीक है। दूसरा थीम क्या था, मेक राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। 2, कब से मनाया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है, 2016 से मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। The theme for this year is targeted towards young adults, mainly students. The objective is to increase awareness on the advantages of inculcating financial discipline from early. मतलब हमारे देश में अब कोशिश किया जाएगा कि अर्ली एज से ही हम फाइनेंशियली अपने लोगों को स्मार्ट बनाएं ताकि वो अच्छे डिसीजंस फाइनेंशियली ले सकें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज ए पार्ट ऑफ FLW कैंपेन ऑफ 2020, FLW मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कैंपेन ऑफ 2024, RBI is pleased to announce a financial literacy ideathon which is aimed at soliciting innovative ideas from postgraduate students on creative strategy to propagate financial literacy among them। ठीक है, कंपटीशन टाइप का होगा। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनसे एक आइडिया लिया गया किस तरीके से फाइनेंशियली लिटरेट हम अपने यूथ को करें। मुझे लगता है ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, 2 मिनट आपका समय लेंगे। हमारा ऐप भी है प्रथम बैंकर का और हमारा वेबसाइट भी है prathambbanker.com। अभी वहाँ पे 3 बैच चल रहा है। एक यूनियन बैंक का क्रेडिट मैनेजर का बैच चल रहा है, एक PNB का क्रेडिट ऑफिसर का, एक बॉम CBI का कंबाइंड बैच चल रहा है। ये डेटा जो है ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 90% डेटा वेबसाइट या ऐप पे अपलोडेड है। आप जो है एक बार स्क्रीन रोक के, मैं ज़्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं लूँगा एक एक डेटा पढ़ने के लिए। आप लोग स्क्रीन रोक करके जो है सारा पढ़ लीजिए कि RBI सर्कुलर है, कौन कौन सा एक्ट हम करवा रहे हैं, PSL है, CGTMSE है, DNRLM है, क्रेडिट के सारे टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम सारा है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ऑल अदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग टॉपिक्स है। लगभग 500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोफेशनल बैंकिंग का MCQ है। 10 टेस्ट है 50 क्वेश्चंस का, छोटे छोटे बहुत सारे टेस्ट हैं। और ये सारा कोर्स जो है आपको सिर्फ 699 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा UPI ID दिया हुआ है प्रथम बैंक का 2@BYBL। आप 699 जो है इस UPI ID पे पे करेंगे। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कहाँ व्हाट्सएप करेंगे, 7970903637 पे व्हाट्सएप करेंगे। हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, हम आपको कूपन कोड देंगे। कूपन कोड डाल के आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और इमीडिएटली सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जनवरी 2023 से लेकर के आज फरवरी 24 हो गया, हर मंथ का नोट्स, हर मंथ का MCQ अवेलेबल है। इसी तरीके से सब कुछ है। जब आप एक बार जाएंगे, खुद कंटेंट आप विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट विजिट करने के बाद आप उसको बाय करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू ऑफ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज पर द एग्जिस्टिंग। अभी तक एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस क्या था, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे बैंक के, उनको 20 लाख का सीलिंग था। मतलब 20 लाख मैक्सिमम आप दे सकते हैं, 20 लाख से कम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि पहले 20 लाख का सीलिंग था। अब considering the crucial role of non-executive directors in efficient functioning of bank boards and its various committees
and in order to further enable the banks to sufficiently attract qualified competent individuals on their boards, it has been decided to revise the aforementioned ceiling of 30 lakh per annum. क्लियर है? पहले 20 लाख था, अब तक 30 लाख है. The instruction would be applicable to all the private sector banks, including small finance banks and payment banks, as also the wholly owned subsidiaries of foreign banks. तो किन चार पे ये इंस्ट्रक्शन लागू होगा? ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और होली ऑन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था. 20 लाख से 30 लाख उसका सीलिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखिए, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर महीने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और बैंकिंग फाइनेंस का मैं वीडियो लेके आता हूँ. इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ. तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो है जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको इन्फॉर्मेशन. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए और बैंकिंग फाइनेंस के लिए आपको कहीं भी और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं हर महीने बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो मैं लेके आपको आ जाऊँ. हाँ, PDF तो आपको फिर या तो टेलीग्राम में मिलेगा या फिर पेड बैच में मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना तो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो है मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा दूँ. आप इसको नोट्स भी बना सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल ऑफ 2000 का जो नोट्स विड्रॉल उसका स्टेटस ये लोग रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं कि कितना पैसा वापस हमारे पास आ गया है. बस उसी से रिलेटेड एक स्टेटस उन्होंने बताया है. तो जब स्टेटस बताया है तो कुछ और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर, एग्जाम में ये आ सकता है कि किस दिन ये फाइनली नोटिफिकेशन आया था कि 2000 का जो नोट है वो अब मतलब बैंक में जमा करना है, वो अब चलेगा नहीं. तो May 19, 2023 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, लास्ट डे बैंक ब्रांच में जमा करने का कितना था? 7 अक्टूबर. ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. नोटिफिकेशन आया May 19 और लास्ट डेट था 7 अक्टूबर. 2. तीसरा, अभी तक जो है नहीं टोटल सर्कुलेशन में उस टाइम पे ऑन द डेट ऑफ May 19, 2023 टोटल सर्कुलेशन वाज 3.56 लाख करोड़. ठीक है, टोटल सर्कुलेशन 3.56 लाख करोड़ था. अब जो है वो घट करके 8,897 करोड़ ही बच गया है. किस दिन? ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन January 31, 2024. Thus 97.50% of the 2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 has since been returned. 3-4 इंपॉर्टेंट चीज है. 19 मई 2023 को कितना रुपया सर्कुलेशन में था 2000 का? तो 3.56 लाख करोड़ था. एक. दूसरा, कितना बच गया है? 8,897 करोड़ बच गया है. कितना परसेंट आ चुका है? 97.50% आ चुका है. क्लियर है? 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट था. किस दिन हुआ? May 19 को हुआ. लास्ट डेट कब था बैंक ब्रांच में जमा करने का? तो 7 अक्टूबर था. अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग. देखिए, सारा इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी गाइडलाइंस है पूरे महीने का मैं लेके आ गया हूँ. आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इतना भी आप पढ़ लेंगे हर महीने का तो मुझे लगता है डेट इज मोर देन सफिशिएंट. अमेंडमेंट टू मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम पहले पे कर देते हैं बाद में यूज करते हैं. फास्टैग पहले पे कर देते हैं बाद में वो कटता रहता है. दिल्ली में मेट्रो कार्ड पहले हम उसमें जमा कर देते हैं फिर वो हम सफ़र करते हैं, वो पैसा कटता रहता है. प्रीपेड वॉलेट, पेटीएम, ये UPI जीपे सब जो है पहले हमारे पास रहता है उसमें पे फिर वो कटता रहता है. ठीक है, तो दिस हैज रेफरेंस टू मास्टर डायरेक्शंस ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रिस्क्राइब्स द वेरियस टाइप ऑफ PPI विच बैंक्स एंड नॉन बैंक्स कैन इशू आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI. अभी तक जो है वो इसका PPI इशू करने का जो है वो परमिशन ऑथराइज्ड बैंक के पास नहीं था. इवन कि कुछ और एंटिटी जो कि PPI इशू नहीं करते उनके पास नहीं था. तो उन्हीं के उसमें जो है ये गाइडलाइंस आया है. गाइडलाइंस क्या है पर पढ़ देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ.
public transport system across the country cater to a multitude of commuters on a daily basis. To provide convenience, speed, affordability, and safety of digital modes of payment to commuters for transit services, it has been decided to permit authorized bank and non-bank PPI issuers to issue PPI for making payments across various public transport systems. ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए थे। दिल्ली मेट्रो है, और भी कई स्टेट्स में मेट्रोज है, फास्ट टैग है, ये सब ये जो सारा पहले पे करके यूज करने वाला है, ये सब पीपीआई ही होता है। तो अब बैंक भी इसको इशू करेगा, या ऐसे कोई भी एंटिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पीपीआई इशू नहीं करता था, वो भी अब पीपीआई इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और ये लास्ट पॉइंट होगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने कई बैंकों के ऊपर कुछ ना कुछ जो नॉन कंप्लायंस, उनके जो आरबीआई गाइडलाइंस हैं, इसको वायलेशन करते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो पेनल्टी लगाता है। तो वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे कोऑपरेटिव में पेनल्टी लगता रहता है, तो मैं उसको अगर टाइप करने लग जाऊँ या तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैं इम्पॉर्टेंट नेशनलाइज बैंक या कोई बड़े प्राइवेट बैंक के ऊपर पेनल्टी लगता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए है। तो 3 है इस महीने में। एक तो केनरा बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है, कितना लगाया गया ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मैं एग्जाम में देखा हूँ कितना पेनल्टी लगा, ये एग्जाम में आता है। तो केनरा बैंक के ऊपर 32.30 लाख का पेनल्टी है। रीजन क्या है, ये पूरा आपको नहीं पढ़ पाइएगा, फिर भी आप याद रखिएगा कि नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन डेटा फॉर्मेट फॉर फर्निशिंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, मतलब जो सिविल या किसी अदर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, उसमें डेटा जो डालते हैं हम लोग, उसमें इन्होंने ढंग से कुछ डायरेक्शंस का नहीं किया होगा पालन, इसी के लिए ये पेनल्टी लगा है। दूसरा है सिटी यूनियन बैंक पे पेनल्टी लगा है 66 लाख रुपीज़ का। क्या रीजन है, नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग परटेनिंग टू एडवांसेस, डाइवर्जेंस इन एनपीए अकाउंट्स। ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईआरएसी नॉर्म्स जो है उसमें मतलब एनपीए का कैटेगराइजेशन होता है, तो उसमें इन्होंने उसमें कुछ डाइवर्जेंस इन्होंने किया था कि एनपीए अकाउंट को इन्होंने फिर कैटेगरी ढंग से नहीं दिखाया होगा, या कुछ एनपीए अकाउंट्स एक्चुअल में होने चाहिए इन्होंने पीए दिखाया होगा, प्रोविजनिंग ढंग से नहीं किया होगा, जितना प्रोविजनिंग होना चाहिए था उसमें डाउटफुल एसेट होता है, सब स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से इन्होंने एसेट मतलब प्रोविजन नहीं किया होगा। लास्ट है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 2 करोड़ का लगा है पेनल्टी। क्यों लगा है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड सेक्शन 26 ऑफ द बीआर एक्ट, रीड विद द डिपोजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम। 2 करोड़ का पेनल्टी लगा है। आपको पता है कि डीफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है फंड 10 साल तक, जिसमें कि कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है उसमें, तो उसी से रिलेटेड कुछ नॉन कंप्लायंस इनका होगा, इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, या कुछ भी अदर नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड होगा, उसी के लिए पेनल्टी लगा है। तो बस ये लास्ट ही पॉइंट था, और मुझे लगता है कि इस मंथ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर का सारा पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और इसी वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग फाइनेंस का तो मैं हर महीने वीडियो लाता रहूँगा। इसके अलावा भी आप देखेंगे हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। पीएमईजीपी, पीएमएफएमई का है, प्राइवेट सेक्टर का है, सीजीटीएमएससी का है, बहुत सारा वीडियो है। आप सब वीडियोज को देखिए, आपको निश्चित रूप से जो भी एग्जाम्स आपका आने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।